जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का ये पहला अध्याय रहेगा दोस्तों, भारतीय समाज एक परिचय। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय लघुत्तरी हम लोग चर्चाएं करेंगे। बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी रहे जो 1 अंकों का रहेगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है? समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो सही जवाब बच्चों यह हो जाएगा यहाँ समाजशास्त्र। यही नाम से समाज में हम रहते हैं तो इसलिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित से विषय का ज्ञान हमें पहले से ज्ञात होता है बच्चों, समाजशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी जो है प्रक्रिया शामिल है? सोचने की, जानने की, भूलने की, सामान्य बोध की। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, भूलने की। ठीक है। समाज क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो समाज है ये जो है अमूर्त है। ठीक, देखो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा जो है कैसी होती है? विश्लेषणात्मक, गुणात्मक, एकात्मक, तुलनात्मक। तो सही जवाब जो है सी हो जाएगा, तुलनात्मक। समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसा होना चाहिए? स्वनिरीक्षण को कैसा होना चाहिए? आत्मयोग्यता, प्रशंसनीय, आलोचनात्मक, ये सभी। तो सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, आलोचनात्मक हो जाएगा। निम्न में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है? निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य जीवन। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब सी हो जाएगा, ऐच्छिक सदस्यता हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं? कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। पूछ रहा है यहाँ कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो सकता है? तो 18 वर्ष की उम्र में। किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में मदद करता है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, सी टाइम मिल्स ने कहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किन किन भाषाओं से हुई है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन। तो सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, ग्रीक, फ्रेंच। सोशलाइज शब्द की उत्पत्ति जो है किन किन भाषाओं से हुई है? तो ग्रीक और फ्रेंच की भाषाओं से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को क्या कहते हैं? बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को क्या कहते हैं? सही जवाब ये हो जाएगा, सामाजिक परिघटना। बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच जो पीढ़ी अंतराल को सामाजिक परिघटना कहते हैं। भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया? क्रांतिकारियों ने, औपनिवेशिक शासन ने, राष्ट्रवाद ने, समाज ने। तो भारत को पहली बार एकीकृत औपनिवेशिक शासन ने। औपनिवेशिक मीन्स क्या था बच्चों? जब एक देश दूसरे देश को गुलाम मान लेता है तो उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। जैसे हमारे ऊपर, भारत के ऊपर अंग्रेजों ने जो है शासन कर रहे थे तो उस समय उसको औपनिवेशिक काल कहा जाता था। तो भारत को पहली बार जो है एकीकृत किसने किया था? औपनिवेशिक शासन ने जो है एकीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। राष्ट्रीय एकीकरण में जो है बाधक तत्व कौन से? संप्रदायवाद, विकसित संचार व्यवस्था, महिलाओं में जागरूकता, सामाजिक सद्भाव। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा, संप्रदायवाद। ठीक। संप्रदायवाद किसे कहते हैं? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है तब जो है सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न होते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप जो है हुआ? अथवा राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? समाज, उपनिवेशवाद, आधुनिकीकरण, पूंजीवाद। सही जवाब जो है हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों, उपनिवेशवाद हो जाएगा। उपनिवेशवाद को जो है मध्य वर्ग ने किन मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी? आधुनिकता, समानता, पाश्चात्य शिक्षा, एकता। तो 14 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल है। समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा सभी हो जाएगा। प्रजातंत्र भी है, समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, यानी उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, जो अतिलघुत्तरी रहेगा 3 अंकों का बच्चों मिलेगा।
तो अतुल्य में पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या है। समाजशास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या है। तो बच्चों, छात्र के रूप में हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है, समझ रहे हो, जबकि अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही प्राप्त होता है। पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान समाजशास्त्र के लिए सहायक एवं जो है बाधक जो है दोनों दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी समाजशास्त्र विषय की धारणाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों शामिल है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों शामिल है। उत्तर देखेंगे। देखो, समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः भूलने की प्रक्रियाएं शामिल है क्योंकि यह पहले से प्राप्त हमारा सहज सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से जो है जुड़ा होता है। समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों, समाजशास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए तथा मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, यही जो है हमें समाजशास्त्र शिक्षा प्रदान करता है। उपनिवेशवाद क्या है। अभी अपने बात बताया बच्चों, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम में ले लेता है तो उस काल को उपनिवेशवाद काल कहा जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखो बच्चों, उपनिवेशवाद से ऐसा है किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपने प्रभुत्व, यानी प्रभुत्व मीन्स होता है सर्वोच्च शक्ति। अभी हमने बताया जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है। तो उपनिवेशवाद से बच्चों आशय कि साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर उसे जो है पराधीन बनाने से है। उपनिवेशवाद की अवधारणा का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। शताब्दी जो होती है वो 100 वर्षों को होती है, इसमें बच्चों 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, तो अवधारणा का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था जब यूरोपीय राष्ट्रों ने भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपनिवेशवाद की प्रमुख विशिष्टताएं क्या है। तो उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे लिखेंगे। नंबर 1, औपनिवेशिक शक्तियाँ की जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक थी। कानून एवं व्यवस्था को जो है प्राथमिकता देना। विश्व पूंजीवाद का भारत के साथ संबंध। औपनिवेशिक तत्वों द्वारा जो भारत की ब्रिटेन के प्रति अधीनता स्वीकार करना। समाज में कानून की क्या भूमिका है। समाज में कानून की क्या भूमिका है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कानून प्राणी समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संप्रदायों को जो है किसने जन्म दिया। संप्रदाय आप समझ गए बच्चों, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तो उसे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो भारत में संप्रदायों को जो है किसने जन्म दिया। तो बच्चों, भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही बच्चों भारतीय राष्ट्रवाद ने भी जो है उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार जो है लिया। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं आप। देखो, राष्ट्रवाद क्या है बच्चों, तो अपने देश के प्रति प्रेम रखना, लगाव रखना और लगाव रखते रखते देश के तरफ से जान की बाजी लगा देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी बच्चों अपने देश के प्रति प्रेम रखना, लगाव रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखो, वही चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो राष्ट्र देश के प्रति अटूट प्रेम एवं विश्वास को दर्शाता है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट से कई बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। आर्थिक में जानते हो पैसे संबंधित। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। ठीक है। समुदाय से आप क्या समझते हैं, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समुदाय से आप क्या समझते हैं अथवा समुदाय क्या है। देखो, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है और जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। ठीक है। समुदाय की 3 विशेषताएं बताइए। समुदाय की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, स्वतः उत्पत्ति, व्यक्तियों का समूह, सर्वमान्य नियम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए।
राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक जैसे झंडा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, पक्षी हो गया, आदि के द्वारा जो है किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रवाद की जो है भावना को सुदृढ़ या मजबूत किया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 6 अंकों का आपको मिलेगा देखने का। ठीक है, तो आइए लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र अन्य विषयों की तुलना में भिन्न क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र अन्य विषयों की तुलना में जो है क्यों भिन्न है। तो बच्चों, समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समाज कुछ न कुछ जानता है, लेकिन अन्य विषयों की शिक्षा में विद्यालय, घर या अन्य स्थानों पर जो है सिखाए जाने पर ही प्राप्त होती है। समझ रहे बच्चों, बहुत सरल है। देखो, समाज के बारे में हमें अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समाजशास्त्र समय के साथ बढ़ने वाले एक अभिन्न अंग की तरह है, जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। समाजशास्त्र हमें यह सीखने के लिए तैयार करता है कि दुनिया को केवल हमें अपने दृष्टिकोण के अतिरिक्त हमसे अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला उत्तरी क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, औपनिवेशिक शासन ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की जो है ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत को जो है परिचित कराया। यद्यपि इस प्रकार भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने जो है भारतीय समाज को अनेक प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशिकरण के बढ़ते प्रभुत्व ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता को जो है प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों को भी जो है गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए अगुवाई जो है की। ठीक है बच्चों, आप लोग औपनिवेशिकरण समझ गए, बार बार हमने जो है बता दिए हैं। अगर चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लघुत्तरी देखें, वर्ग से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, ये लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। देखो, वर्ग ऐसा समूह है जो सामाजिक स्थिति में अन्य समूहों का विकास करता है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य शैली की शिक्षा से भारत में मध्य वर्ग का जो है विकास हुआ। यह वर्ग उपनिवेशवाद को जो है उनकी स्वयं की मान्यताओं का जो है के आधार पर चुनौती प्रस्तुत करता है। वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। वर्ग को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्न वर्ग, आप लोग जानते हो, जो कमजोर वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। ठीक है बच्चों, ये 3 वर्गों में जो है बांटा गया है। चलो बच्चों, हम लोग तब दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो 8 अंकों का आपको देखने को मिलेगा। आइए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर बताइए। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर बताइए। आइए इसको देखो, समाजशास्त्र की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर। ठीक है, एक तरफ हम लोग हेड डाले समाजशास्त्र, एक तरफ अन्य विषय। देखो बच्चों, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है। जबकि अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है। अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमें घरों, विद्यालयों तथा अन्य जगहों पर सिखाया जाता है, तब हमें उस विषय को का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जीवन के बढ़ते क्रम में समाज एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से जो है प्राप्त हो जाती है। जबकि अन्य विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। उसे अध्ययन करने के बाद ही उसकी विषय वस्तु की जो है जानकारी प्राप्त होती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहीं पर जो है व्यवहार, अंतरक्रिया तथा क्रियाकलाप करते हैं, जिसके कारण हम उस समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
इसके लिए अध्ययन की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक दूसरे विषयों का सवाल है तो हम जानते हैं कि इसमें छात्रों को पूर्व जानकारी नगण्य होती है, यानी ना के बराबर होती है। चूँकि इन सभी विषयों का जो है जुड़ाव समाज से ही नहीं होता, जिसके कारण हमें आरंभिक जानकारी के लिए स्कूलों विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन करना पड़ता है। समाजशास्त्र के अध्ययन में पूर्ण जानकारी अथवा समाज के साथ प्रागणता के लाभ तथा हानि दोनों ही हैं। अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना अध्ययन के ऐसे विषयों की जानकारी नहीं होती जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न ही जो है नहीं उठता है। ठीक है बच्चों।